नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी केयर में। दोस्तों, हम लोग संविधान पढ़ रहे हैं और संविधान में हमारा अब तक भाग 1, भाग 2 और भाग 3 खत्म हो चुका है। भाग 4 में हम लोग देख रहे थे, तो भाग 4 में भी लगभग लगभग हमारा 43 अनुच्छेद तक खत्म हो चुका था और आज जो हमारा शुरू होने वाला है वो अनुच्छेद 44 से शुरू होगा, यानी कि आर्टिकल 44 से। तो आर्टिकल 44 से हम चलिए शुरू करते हैं। और जो हमारा ये भाग 4 होता है, इसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी कहते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भाग 4 को ही कहा जाता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब चलिए शुरू करते हैं हम लोग भाग 4 में अनुच्छेद 44 से। अनुच्छेद 44 क्या कहता है? अनुच्छेद 45, 46, 47 यानी कि 44 से लेकर आज हम 51 तक का अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 44 कहता है कि समान सिविल संहिता होगी। अनुच्छेद 44 कहता है कि समान सिविल संहिता यानी कि सभी के लिए जो कानून कायदे कानून बनाए गए हैं वो सभी बराबर होंगे। कायदे कानून जो बनाए गए हैं वो सबके लिए क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी कि समान सिविल संहिता, जो समान सिविल संहिता का अर्थात धर्म के अनुसार आप अपने रीति के अनुसार जो भी काम करना है करिए। अगर आपको विवाह करना है, आप अपने धर्म के हिसाब से शादियां करिए। लेकिन अगर विवाह विच्छेदन यानी कि तलाक का विषय उसमें बनता है, तलाक की तलाक की नौबत आती है कि अब तलाक करना है, यानी कि विवाह जो है सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, दोनों लोग पति पत्नी अलग रहना चाहते हैं, तो उस तलाक की प्रक्रिया को देखते हुए जो समान सिविल संहिता है, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि जिस रीति यानी कि जिस धर्म के हिसाब से आपने शादी किया है उसी धर्म के हिसाब से आपको तलाक भी दे दिया जाएगा। नहीं, जब बात तलाक की आएगी यानी कि जब बात आप कानून के पहुंचेंगे, कानून के दायरे में आएंगे, तब आपको समान व्यवस्था बनानी होगी, यानी कि समान समान कायदे कानून नियम लगाने होंगे। अर्थात कि तब आपको जो हमारे संविधान के तहत विधियां बनाई गई हैं, व्यवस्थाएं बनाई गई, उस हिसाब से आपको चलना होगा। तो व्यवस्थाएं यानी कि आपको धर्म के हिसाब से जो रीति रिवाज है आप उसको मानिए, लेकिन जब आप कोर्ट में आएंगे तो आपको हमारा जो कानून बनाया गया कानून के हिसाब से चलना होगा। तो कहा गया है कि इसीलिए अनुच्छेद 44 में कह दिया गया है कि समान सिविल संहिता होगी, सभी के लिए कानून जो होंगे वो सभी एक समान लागू होंगे। सबके जो कानून होंगे क्या होंगे? एक समान लागू होंगे। अब आता है हमारा अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 कहता है कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा। यानी कि जो बच्चे 6 साल से कम उम्र के हैं, 6 साल से कम उम्र के बच्चों को ध्यान रखने की जो जिम्मेदारी होगी वो सरकार की होगी। यानी कि सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने स्टेट, अपने राज्य के जो उनके राज्य के जो बच्चे हैं, जो 6 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनके स्वास्थ्य की देखभाल करेगी। अब स्वास्थ्य की देखभाल में उनको पोषाहार युक्त भोजन उपलब्ध कराने का इंतजाम करवाएगी सरकार। अगर किसी परिवार में जो बच्चे हो रहे हैं उनके पास खाने की उचित व्यवस्था उपलब्ध नहीं हो पा रही, जो बच्चा 6 साल से कम उम्र का है, तो उसके लिए सरकार एक मिशन चलाती है। सरकार एक योजना के तहत उन बच्चों को क्या करती है? 6 साल से कम उम्र के बच्चों को पोषाहार युक्त भोजन उपलब्ध करवाती है, उनके खाने पीने की व्यवस्था करती है, ताकि बच्चे बच्चे जो है उनका मानसिक विकास हो, उनका शारीरिक विकास भी सुचारू रूप से चलता रहे। उसी में पहले कहा गया था, इसी में कह दिया गया था कि 6 से 14 साल तक के वर्ष के जो बच्चे होंगे, 6 से 14 वर्ष के बच्चे होंगे, उनको शिक्षा देने की जिम्मेदारी किसकी होगी? सरकार की होगी। 6 से 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन यानी कि शिक्षा देने की जिम्मेदारी किसकी होगी? सरकार की होगी। लेकिन अब ये बात जो थी, शिक्षा देने की बात थी, ये सरकार यानी स्टेट के ऊपर निर्भर था। स्टेट का अगर मन है तो बच्चों को 6 से 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन उपलब्ध करवाए, और अगर स्टेट का मन नहीं है तो वो एजुकेशन देने से मना नहीं कर सकता था। अब बात चूंकि शिक्षा की थी, शिक्षा शिक्षा किसी भी देश का ऋण होता है, शिक्षा किसी भी देश का ऋण होता है, और जिस देश के युवा, जिस देश के बालक शिक्षित नहीं होंगे, उस देश का भविष्य क्या हो सकता है आप सब लोग भी अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसीलिए इसीलिए इस आर्टिकल इसको 6 से 14 साल के बाद 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की बात थी कि उन्हें निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, यह स्टेट की जिम्मेदारी होगी। उसको संविधान संशोधन किया गया। संविधान में संशोधन करके यानी कि संविधान में 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया, और उसको यहाँ से हटा करके इसको हटा करके मूल अधिकार में जोड़ दिया गया। मूल अधिकार के 21 क में इसको जोड़ दिया गया। कहाँ पे? मूल अधिकार के 21 क में इसे जोड़ दिया गया कि जो 6 से 14 साल तक के बच्चे होंगे उनको शिक्षा, उनका जो शिक्षा लेने का अधिकार वो उनका मूल अधिकार में चला गया है। यानी कि
अब डीपीएसपी में नहीं रह गया, डीपीएसपी से हटा करके इसको कहाँ कर दिया गया, मूल अधिकार के तहत जोड़ दिया गया कि जब ये मूल अधिकार रहेगा तब यह सरकार की जिम्मेदारी होगी कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिया जाएगा। लेकिन जब तक ये इसके अंदर था, जब तक ये डीपीएसपी में था, तब तक जो है ये बाध्यता नहीं बनी थी, सरकार की मर्जी के ऊपर निर्भर था कि सरकार का मन करेगा, अगर वो कह देते हैं कि हमारे पास बजट नहीं उपलब्ध है कि हम इनको निःशुल्क शिक्षा दे सके, तो उनको कोई बाध्य नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि डीपीएसपी में पहले ही कह दिया गया है, डीपीएसपी में ये बातें पहले ही दर्शा दी गई हैं कि जो बातें डीपीएसपी के तहत कही जाएंगी उन बातों को लेकर के हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, यानी कि कोर्ट में हम इन बातों को नहीं उठा सकते हैं कि ये कह दिया गया था कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा और सरकार जो शिक्षा नहीं उपलब्ध करवा रही है, तो इसके तहत कोर्ट इस मैटर को संज्ञान में लेती नहीं ले सकते थे। क्यों? क्योंकि मैटर डीपीएसपी में था और डीपीएसपी में जो ये बातें कह दी गई हैं वो पहले ही निश्चित कर दी गई हैं कि इन विषयों पे आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, अर्थात इस विषय को लेकर के या किसी भी विषय को लेकर आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, या उस सरकार की जिम्मेदारी बनेगी कि वो अपने हिसाब से कर सकता है। तो जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की बात कही गई थी, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो निःशुल्क शिक्षा की बात कह दी गई थी उसे हटाया गया, उसे संविधान 2002 में संविधान में 86वां संशोधन किया गया। जब संविधान में 86वां संशोधन कर दिया गया, संशोधन करने के बाद कह दिया गया कि अब ये जो चीजें हैं 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का निःशुल्क शिक्षा, अब ये कहाँ रहेगा, अब ये मूल अधिकार के तुम चला जाएगा। तो अब यहाँ से उठ के कहाँ चला गया, मूल अधिकार। लेकिन यह 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों वाला जो विषय है, यानी कि 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को सरकार पोषायुक्त आहार उपलब्ध करवाएगी। आप देखते होंगे कि जो आंगनबाड़ी चलते हैं गाँव में, जो आंगनबाड़ी खुले हुए हैं, उन आंगनबाड़ी केंद्रों के तहत ही बच्चों को व्यवस्थाएं यानी कि पोषाहार खाना वगैरह उपलब्ध करवाया जाता है, वह इसी यानी कि आर्टिकल 45 के तहत ही उपलब्ध करवाया जाता है। अब नंबर आता है अनुच्छेद 46। अब नंबर आता है अनुच्छेद 46 का। अनुच्छेद 46 कहता है कि एससी एसटी ओबीसी के लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था की गई है, यानी कि एससी की कैटेगरी का कोई लड़का है, एससी कैटेगरी का कोई व्यक्ति है, एससी हो, एसटी हो या ओबीसी हो, उनके लिए एक विशेष रिजर्वेशन यानी कि रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है, छूट यानी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ये हमारे आर्टिकल किसमें है, आर्टिकल 46 के तहत कह दिया गया है डीपीएसपी में कि एससी एसटी और ओबीसी के लिए क्या किया गया है, विशेष आरक्षण की बात कही गई है डीपीएसपी में। अगला नंबर आता है अनुच्छेद 47 का। अनुच्छेद 47 कहता है कि सरकार पोषण युक्त आहार उपलब्ध करवाएगी। सरकार क्या करवाएगी, सरकार पोषण युक्त आहार उपलब्ध करवाएगी। वहीं साथ साथ ये भी कह दिया गया है कि जो नशीली दवाएं हैं और शराब है, इस पर प्रतिबंध भी लगाया जाएगा। नशीली दवाएं हो या शराब हो, इन पे क्या दिया जाएगा, प्रतिबंध भी लगाया जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि शराब पे तो प्रतिबंध नहीं होता है, शराब पे तो प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, नशीली दवा में प्रतिबंध तो आप कहीं कहीं देखते हैं पाते हैं कि नशीली दवा प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन शराब तो खुलेआम दिख रही है, हर जगह 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 पे दुकानें लगाकर दुकानें बनी हुई है। तो चूंकि यह मैटर कहाँ पे है, डीपीएसपी के तहत कहा गया है, कहाँ पे है, डीपीएसपी में है। और जो विषय डीपीएसपी में आता है वो किस पे निर्भर करता है, वो सरकार के ऊपर निर्भर करता है, यानी कि उस राज्य पे निर्भर करता है वो उसका मन है कि नहीं है। अब आप देखेंगे कि बिहार राज्य में शराब पे प्रतिबंध कर दिया गया है। बिहार राज्य में क्या किया गया, शराब पे क्या है, प्रतिबंध कर दिया गया है। गुजरात में शराब पे क्या है, प्रतिबंध है। जबकि वहीं बगल में यूपी राज्य है, यूपी में क्या है, यूपी में शराब पे प्रतिबंध तो नहीं है। अब यूपी में तो नहीं है, लेकिन बिहार में क्या शराब पे प्रतिबंध है। तो जब बिहार में शराब पर प्रतिबंध है तो यूपी में क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है कि मामला ये डीपीएसपी में है। अगर डीपीएसपी से अलग हटके यानी कि कहीं हो सकता है, अगर इसको मूल अधिकार के तहत जोड़ दिया गया होता तो ये बंद कर दिया जाता। लेकिन अब ये डीपीएसपी में है, तो चूंकि डीपीएसपी में है तो शराब पर प्रतिबंध लगाना उस सरकार की जिम्मेदारी है, उस राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो प्रतिबंध लगाता है कि नहीं लगाता है। तो नशीली दवाओं पर प्रतिबंध लगाया जाता है, शराब पे भी प्रतिबंध लगा दिया जाता है आर्टिकल 47 के तहत। और राज्य की जिम्मेदारी होगी कि वो अपने राज्य के नागरिकों को क्या करवाएगी, पोषण युक्त आहार उपलब्ध करवाएगी। अनुच्छेद 47 के तहत यह राज्य की जिम्मेदारी होगी, राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी कि अपने नागरिकों को क्या करवाएगी, पोषण युक्त आहार उपलब्ध करवाएगी। फिर अगला नंबर आता है अनुच्छेद 48 का। अनुच्छेद 48 में कहा दिया गया है कृषि एवं पशुपालन
जो कृषि होते हैं, पशुपालन होते हैं, उनका एक संगठन होना चाहिए। उनका एक संगठन बनेगा। किसका? कृषि का, पशुपालन का संगठन होगा। अनुच्छेद 48 के तहत कृषि एवं पशुपालन क्या होगा? संगठन होगा। फिर वही अनुच्छेद 48 को जोड़ा गया, अनुच्छेद 48 को जोड़ा गया और यह संविधान में 42वां संशोधन, यानी कि 1976 में, कब? संविधान में जब 42वां संशोधन किया गया 1976 में, तब जोड़ा गया 48 को। कहा गया कि पर्यावरण, वन तथा वन्य जीव की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी होगी। तो आप देखते होंगे कि अगर कोई हरा पेड़ काटता है तो तुरंत सर गवर्नमेंट आके क्या करती है? मना कर, पुलिस आके क्या करती है? मना कर देती है। किसी जीव को आप मार रहे हैं तब भी उससे प्रतिबंध लगा, तब भी सरकार क्या करती है? मना कर देती है कि भाई आप नहीं मार सकते हैं, आपके ऊपर दंड लगवाया जा सकता है। अर्थात पर्यावरण की रक्षा करना हो, वन्य जीव की रक्षा करना हो, किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी होती है। पर्यावरण की रक्षा करना, वन्य जीव की रक्षा करना किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी होगी। और इसे जोड़ा कब गया था? 1976 में संविधान में 42वां जब संशोधन किया गया था 1976 में, तब इसको क्या किया गया था? जोड़ा गया था। अगला नंबर आता है 49, अनुच्छेद 49 का। अनुच्छेद 49 कहता है कि राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी होगी। अब आप देखते होंगे जैसे ताजमहल हो जाए, लाल किला हो जाए, कुतुब मीनार हो जाए या गोल गुंबद हो जाए, ये सारे जो राष्ट्रीय स्मारक हैं, ये जो सारे राष्ट्रीय स्मारक हैं, आप देखते होंगे उन राष्ट्रीय स्मारकों की सरकार क्या करती है? रक्षा करती है, उसकी विशेष रूप से देखभाल करती है। वहाँ सिक्योरिटी व्यवस्था रहती है, पानी का व्यवस्था किया जाता है, उसको जगह उसकी उस कंस्ट्रक्शन यानी उस बिल्डिंग की देखभाल हमेशा बनी रहती है। ये किसकी जिम्मेदारी है? ये सरकार की जिम्मेदारी है। किसके तहत? अनुच्छेद 49 के तहत। अनुच्छेद 49 के तहत राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना किसकी जिम्मेदारी होगी? सरकार की। तो राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना किसकी जिम्मेदारी होगी? अनुच्छेद 49 के तहत सरकार की जिम्मेदारी बनेगी कि सरकार जो उसके राज्य में जो राष्ट्रीय स्मारक हैं, उन स्मारकों की देखभाल करना सरकार की क्या होगी? जिम्मेदारी होगी। अनुच्छेद 50 कहता है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग कर दिया करना है। कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया किसके तहत? अनुच्छेद 50 के तहत। कार्यपालिका का काम अलग होगा, न्यायपालिका का काम अलग होगा, दोनों को एक साथ मर्ज नहीं किया जा सकता है। कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों को एक साथ मर्ज नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 50 कहता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करना है। किसको? कार्यपालिका और न्यायपालिका को क्या करना है? अलग करना है। वही अनुच्छेद 51 कहता है कि अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है, यानी कि हमें, यानी कि राज्य की ये जिम्मेदारी होगी कि अंतरराष्ट्रीय शांति को क्या करेंगे? बढ़ावा देंगे। अंतरराष्ट्रीय शांति को क्या करेंगे? बढ़ावा देंगे, यानी कि किसी भी प्रकार का विद्रोह, किसी भी प्रकार का देश उत्पन्न न होने पाए, इन सारी चीजों का क्या करेंगे? वो देखभाल करेंगे। किसी भी प्रकार के देश उत्पन्न न होने पाए, इन सारे विषयों का वो ध्यान रखेंगे। उनके स्तर से कुछ भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसके तहत अनुच्छेद 51 के तहत कह दिया गया है कि अंतरराष्ट्रीय शांति को क्या किया जाएगा? बढ़ावा दिया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा दिया जाएगा। एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं जल्दी जल्दी। अनुच्छेद 44 क्या कहता है? समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 44 क्या कहता है? समान सिविल संहिता। 45 कहता है कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध करना सरकार की जिम्मेदारी होगी। 6 वर्ष से कम, ध्यान दीजिएगा, 6 वर्ष से कम की बात कर रहा है, न कि 6 से ज्यादा की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन में माइंड में कंफ्यूजन आ सकता है कि अगर पूछ देता है कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की देखभाल करना सरकार की जिम्मेदारी है, ये हमारे कौन से आर्टिकल में है? तो आप गलती से मूल अधिकार में मत चले जाइएगा। क्यों? क्योंकि डीपीएसपी की बात कर रहे हैं। जो मूल अधिकार वाला है वो 6 से 14 की बात करता है। किसकी बात करता है? जो मूल अधिकार है वो 6 से 14 की बात करता है, लेकिन ये 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की बात कर रहा है। तो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल करना किसकी जिम्मेदारी होगी? सरकार की जिम्मेदारी होगी। किसके तहत? आर्टिकल 45 के तहत। फिर आता है अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 कहता है कि एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, इनके लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था होगी। अनुच्छेद 47 कहता है कि सरकार पोषण युक्त आहार उपलब्ध करवाएगी। सरकार नागरिकों को क्या करवाएगी? पोषण युक्त आहार उपलब्ध करवाएगी। और नशीली दवाएं हो या शराब हो, उनको क्या करेगी? प्रतिबंध लगाएगी। किसके तहत? अनुच्छेद 47 के तहत। अनुच्छेद 47 के तहत क्या करवाएगी सरकार? पोषण युक्त आहार उपलब्ध करवाएगी। शराब पर क्या करेगी? प्रतिबंध लगा देगी। जो नशीली दवाएं बिकती है उस पर क्या करेगी? प्रतिबंध लगा देगी। अनुच्छेद 48 क्या कहता है कि कृषि एवं पशुपालन का संगठन होगा। कृषि एवं पशुपालन क्या होगा? संगठन होगा। अनुच्छेद 48 कहता है कि कृषि एवं पशुपालन का क्या होगा? संगठन होगा। वही 48 को कहता है
वही वही 48 को कहता है कि पर्यावरण वन हो तथा वन्य जीव की रक्षा करना किसकी जिम्मेदारी होगी? सरकार की जिम्मेदारी होगी। किसकी जिम्मेदारी होगी? सरकार की। पर्यावरण, वन तथा वन्य जीव की रक्षा करना किसकी जिम्मेदारी होगी? सरकार की जिम्मेदारी होगी। फिर आता है अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 आता है और कहता है कि अनुच्छेद 49 के तहत राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना किसकी जिम्मेदारी होगी? सरकार की जिम्मेदारी होगी। किसकी? सरकार की जिम्मेदारी होगी राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना। अनुच्छेद 50 कहता है कार्यपालिका को न्यायपालिका से क्या करना? अलग करना। किसको? कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना है। किसके तहत? अनुच्छेद 50 के तहत। इक्यावन क्या कहता है? इक्यावन कहता है कि अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। क्या करना है? अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। तो ये हमारा था कौन सा? ये हमारा भाग 4 था। ये हमारा भाग 4 था, यानी कि अब तक आप लोग देखे हैं भाग 4। भाग 4 में अब तक आप लोग जो पढ़ गए थे, आज जो पढ़ाया गया आपको 44 से लेकर 51 तक, यानी कि अब आज जो आपका था वो पूरा का पूरा डीपीएसपी खत्म हो गया है। यानी कि 36 से लेकर 51 तक जो हमारा अनुच्छेद था डीपीएसपी का पूरा संपन्न खत्म हो गया। आगे यानी कि नेक्स्ट हम मिलेंगे अगली क्लास में मौलिक कर्तव्य को लेकर। किसको लेकर के? मौलिक कर्तव्य को लेकर, जो कि हमारा 51 क के तहत आ गया। क्या कहा गया? 51 क के तहत मौलिक कर्तव्य। किसके तहत? 51 क के तहत मौलिक कर्तव्य। तो अब तक मैंने जो आप लोगों को पढ़ाया था वो डीपीएसपी में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक हमने पढ़ाया आपको डीपीएसपी। तो डीपीएसपी आज हमारा यहीं पे संपन्न होता है। फिर मिलेंगे फिर मिलते हैं यानी कि नेक्स्ट अगले क्लास में। और आशा करते हैं कि आज हम जो आपको पढ़ाए हैं ये आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।